Dear students, I'm Ravindra Gurjar, RG Sir, Faculty of Physics, your physics mentor in front of you from Royal Institute, welcomes you on the digital platform. तो एक ये आप सबको पता है वो दिन आ ही गया जिसके लिए हमने पूरे साल भर तैयारी करी थी, हमारा फिजिक्स का 12th का CBSE का एग्ज़ाम। आप सबको पता है कि 4 मार्च 2024 हमारा सिबिस का फिजिक्स का पेपर होने वाला है CBSE का, और इसमें इसको लेके मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी कि हमको इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि मैं आपको जो 4.5 मतलब 4.5 दिन का आपके पास जो गैप मिला है उसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं बताऊँगा। आपका चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए रिवीजन के लिए वो आपको बताने वाला हूँ। आपको पूरे दिन कैसे पढ़ना है वो स्केड्यूल में बताऊंगा, और लास्ट में आपको अपने मार्क्स कैसे बूस्टअप करने हैं ये मैं आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट कि हमारा जब फिजिक्स का पेपर है तो हम कहां से शुरुआत करें, है ना। आपको पता है आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। और अच्छा नहीं भी होना है तो अब आपको उसको डिस्कस नहीं करना है किसी के साथ कि आपका पेपर कैसा हुआ है, या फिर आपका अच्छा नहीं हुआ है तो भी आपको उसको भूल के जो होना था वो हो गया, अब आगे की तैयारी पे जोर रखना है। तो पहली चीज़ तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और क्या करना है, 90% जो बच्चे होते हैं वो ये गलती होते हैं कि जो टॉपिक उनको टफ लगते हैं या जो उन्होंने पढ़े हुए नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या 2 या 3 दिन से टाइम वो क्या करते हैं उसी में वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप अगर उन टॉपिक्स को 2 या 3 दिन दे दोगे तो आप आगे वाले लास्ट के 2 दिन में सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, वापस उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये आगे जो पढ़ा हुआ था वो सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। तो सर हम क्या करें वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, वो चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा लेके आया ये स्टडी मटेरियल है, ये इसमें सारे डेरिवेशन है, इसमें सारे की कंसेप्ट है, ये सारे फॉर्मूला है, और तो अच्छा तू ये पढ़ ले। देखो, जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ ही नहीं रखा है तो उसको तो सब कुछ पढ़ना ही है, पर जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको अब नया कोई मटेरियल नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, भले वो मटेरियल कितना भी अच्छा हो पर वो मटेरियल आपको वापस अब नए सिरे से नहीं पढ़ना है। आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, आपके खुद के नोट्स पढ़ने हैं, किसी और के स्टेटमेंट को ट्राई मत करना। ठीक है ना। अच्छा, आपको पूरे दिन स्टडी करनी है ना। आपको जितने भी दिन है सारे दिन स्टडी करनी है। आपको पता है आपका केमिस्ट्री का पेपर 27 को हो गया था, तो जिस दिन बच्चे ने जो 27 तारीख वाला दिन वेस्ट कर दिया उसको आज पछतावा होगा, या कल से मेरे पास टाइम था मैं पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, या मेरा ये टॉपिक हो जाता, मेरा इतना रिवीजन हो जाता। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं गया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद भी आपके लगभग 4.5 दिन आपके पास है, और इन 4.5 दिन में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे आपको लास्ट और क्या करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो इन सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करता करता आपके साथ आऊँगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर। चलिए दूसरी चीज़ अब मैं बात करता हूँ चैप्टर सीक्वेंस की। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो चैप्टर का सीक्वेंस कैसे फॉलो करें। तो देखो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, पर इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना, जो बच्चे मैं हर साल पढ़ाता हूँ उनकी गाइडेंस में जब करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ जो बच्चों को हर साल बहुत हेल्प होती है। तो वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगा कि आपको चैप्टर की सीक्वेंस कैसे रखनी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे आप अपना पहला टॉपिक जो है वो आपको करना है रे ऑप्टिक्स। क्या करना है, रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले आप रे ऑप्टिक्स कर लीजिएगा। सेकंड आपको जो करना है वो आपको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। अच्छा, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत अच्छे लॉजिक है ना। अच्छा, उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, पर लास्ट में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन सबको ऐसा सीक्वेंस में करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे। थर्ड नंबर को आपको जो करना है वो आपका एटम वाला चैप्टर करना है। क्या करना है, एटम वाला चैप्टर करना है।
4th नंबर पे आप क्या करोगे बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही खत्म हो उसके ही सिमिलर एक टॉपिक आता है आपका सेमीकंडक्टर। क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर। तो उसके जस्ट बाद आपको क्या कर लेना है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद आपको MEC क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये आपको कर लेना है। जैसे आपका सेमीकंडक्टर खत्म हो उसके बाद आप क्या करोगे ना, MEC और मैग्नेटिज्म खत्म कर लोगे। MEC और मैग्नेटिज्म खत्म करने के बाद आप जा सकते हो सीधा वेव ऑप्टिक्स पे। किस पे जा सकते हो ना, वेव ऑप्टिक्स पे। तो आप यहाँ पे क्या होगा, 7th नंबर पे आप क्या करोगे, वेव ऑप्टिक्स करोगे। जैसे ही आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाए, वेव ऑप्टिक्स के बाद आपको क्या करना है, EMA वाला सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC वाला सेक्शन, कौन सा वाला, AC वाला सेक्शन, और EM वेव्स ये वाला सेक्शन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपका ये सेक्शन खत्म हो उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो, DNMR कंप्लीट कर सकते हो, डोल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और लास्ट नंबर पे आपको करना है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो इसके पीछे बहुत सी स्ट्रेटेजी अलग अलग बच्चों की ऐसी हो सकती है। कोई बच्चा बोला कि मैं छोटे चैप्टर पहले कर लूँ, तो वो क्या करता है, DNMR, न्यूक्लियर और एटम पहले करता है, फिर क्या करता है, दूसरे चैप्टर को फॉलो करता है। देखो यहाँ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चा 70 में से 70 लाने की कोशिश करना चाह रहा है, जो फुल ऑफ टॉप फुल स्कोर करना चाह रहा है। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपने रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया तो आपने अपना एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक पार्ट ऐसा कंप्लीट कर लिया जिससे आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि मुझे तो फिजिक्स में सब कुछ आता है ना, क्योंकि यही आपका मेजर कंसर्न है। ठीक है, अच्छा, मेजर पोर्शन करने के बाद आपको एक छोटा चैप्टर उठाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटम। और एटम जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, एक छोटा चैप्टर इन दोनों के कंपेरेटिवली। ठीक है, फिर करंट और सेमीकंडक्टर एक जैसे चैप्टर है, और करंट पढ़ लोगे तो उसके बाद आप MEC और मैग्नेटिज्म आसानी से पढ़ सकते हो, है ना। वे ऑप्टिक्स अब थोड़ा सा छोटा चैप्टर बन चुका है, इसलिए आपको क्या करना है, YDSC हट गया है, डेरिवेशन नहीं है, तो उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। EMI, AC और EM वेव्स सबका नेचर एक जैसा होता है, तो आपको ये एक साथ पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग अगर आप फॉलो करोगे तो आप बेस्ट रिजल्ट यहाँ से मेरे हिसाब से गेन कर सकते हो कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप बिल्कुल सही करोगे। और सर क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस अपडेट है, तो वो आपको सैंपल पेपर देखोगे तो उससे पता पड़ जाएगा। और उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो में कुछ दिया है ऐसा, जिससे आप वो चीज़ भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्केड्यूल की, कि आपको पढ़ने का स्केड्यूल डे वाइज कैसा होना चाहिए। देखो हर बच्चे का स्केड्यूल क्या होता है, अलग अलग फॉलो करता है, पर जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो हर बार बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, जो हमारे टॉपर्स होते हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद ये स्केड्यूल मैंने डिसाइड किया है, और चाहूँगा मैं ये स्केड्यूल आपके सामने भी शेयर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग वो मैं बात करूँ तो 5 AM उसको उठ जाना है। ठीक है, 5 बजे वो उठ जाए। ठीक है, और 5 से 6 वाला जो टाइम है वो उसको जो डेली रूटीन के जो सारे अपन नेसेसरी वर्क करते हैं वो उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और सुबह सुबह 6 बजे से 10:30 बजे का एक क्रीम टाइम, इसमें बच्चा क्या करे, अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। क्या करना, 6:30 या 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक, ये 4-4.5 घंटे की आप स्टडी करो। ठीक है, आपको स्टडी में सीक्वेंस क्या फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये ऐसा करने से लगभग आप 4 या 5 बार रिवीजन कर पाओगे। ध्यान रखना, अगर 4 या 5 बार आपने ऐसा रिवीजन कर लिया तो आप 100% 70 आउट ऑफ 70 फुल स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो 6 से 10:30 बजे तक आपने क्या कर लिया, पढ़ाई कर ली, है ना। फिर आपने क्या किया, हाफ एन आवर का क्या किया, 10:30 से लेके आपने 11 बजे तक का क्या कर लिया बेटा, ब्रेक ले लिया। क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। अब आपने 11 बजे ब्रेक ले लिया, है ना। अब आपको क्या करना है, उसके बाद 11 बजे से लगभग 1:30 बजे तक, 11 बजे से 1:30 बजे तक आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और आप अगर देख रहे हो तो ये वाला जो टाइम है,
ये वाला जो टाइम मैंने दिया है ना, 11 बजे तक, 11:30 से 1:30 बजे तक था, आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये सैम्पल पेपर जो सॉल्व करोगे वो टाइम आपका वही है लगभग जो आपके एग्जाम का टाइम है ना, 10:30 से। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे दिए। कोशिश करना कि आपका 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आप 5 दिन में लगभग 5 सैंपल पेपर लगा लोगे, और 5 सैंपल पेपर जब लगा लोगे आप इस टाइम पे बैठ के, तो हमारी बॉडी की एक डिमांड होती है, हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करना होता है। तो आपको एग्ज़ाम रूम में बैठने से पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने रूम में बैठ के वो पेपर दे रहे हो या एग्ज़ाम में बैठ के दो। आपकी बॉडी क्लॉक इस ड्यूरेशन में ऐसी सेट हो जाएगी कि आप फील ही नहीं कर पाओगे कि आपके ऊपर कोई एग्जाम का प्रेशर है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बच्चों को बोलता हूँ, अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना। ये बॉडी क्लॉक को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना होता है बेटा, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का रीज़न ये है एकमात्र कि आपकी बॉडी क्लॉक क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, है ना। वापस आप क्या कर सकते हो बेटा, है ना, आप 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम है उसमें आप क्या कर लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, है ना। अच्छा, अब उसके बाद 2 से लेके 5 बजे तक, 2 से बजे तक 5 बजे तक वापस अपनी पढ़ाई पे बैठ जाना है ना। 2 से लेके 5 बजे तक वापस आपको अपनी फुल फ्लेश स्टडी करनी है, ठीक है। अब जैसे ही 5 बजे, आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में, 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको क्या करना है, एक ब्रेक ले लेना है। और ये ब्रेक ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जो आपकी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, अपने गाने सुनते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, जो भी करते हो, है ना, घूमते हो, वॉक करते हो, तो आपको जो भी करना है वो आप इस 5 से 6 वाले ब्रेक में करिएगा। कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो क्या करता हूँ इस वाले ब्रेक में क्या करता हूँ, मैं तो कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ। नहीं बेटा, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा जिससे आपको थकान हो, ठीक है। आप ऐसी कोई एक्टिविटी मत करिएगा जिससे आपको जल्दी नींद आ जाए, ठीक है। तो आप अपने मनपसंद का काम कोई भी कर लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लेके। आपका जो माइंड डिमांड कर रहा है, जो आपका दिमाग जो कहता है, मैं उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना बेटा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जो 6 से 7 वाला टाइम होगा, 6 से 7 बजे वाला टाइम होगा। इसमें आप अपना डिनर लीजिए, और आपका डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिनर बहुत हैवी हो जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ जाए। तो बहुत ही लाइट डिनर लीजिएगा, हाँ, पर इसमें न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में हो, ठीक है। आपको जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, आप अगर बिल्कुल भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी को इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतना ही डिनर लीजिए जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कैलोरी हो, ठीक है ना। तो आपको नींद कम आएगी। हाँ, अब खाने का टाइम सर 1 घंटा तो लगता नहीं है, आपको 10 या 15 मिनट में आप अपना खाना ले सकते हो, है ना। और इसी ड्यूरेशन में आपको अपना जो सैम्पल पेपर था, सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, जो आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, वो सॉल्यूशन देख लीजिए या उसका एनालिसिस कीजिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, या कौन सा क्वेश्चन मैंने सही किया या कौन सा गलत किया, या किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा दिक्कत आई, कौन सा क्वेश्चन मैंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया। तो ये एनालिसिस आपको क्या करना है बेटा, 6 से 7 वाले टाइम में करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 6 से 7 वाले टाइम में आप क्या करोगे, अपना लाइट डिनर ले लोगे, और जो सैंपल पेपर आपने सॉल्व किया, जो सैंपल पेपर सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन देख लेना है, और उससे एनालाइज करना है कि आपको क्या आया और क्या नहीं आया। उसके बाद जाके आपको वापस पढ़ने बैठ जाना है 7 बजे से टिल यू फील स्लीपी। जब तक आपको नींद नहीं आ जाए, जब तक आपको नींद आने जैसा नहीं हो जाए, तब तक आप पढ़ सकते हो। 7 से 10:30, 11 इतने टाइम में सबको स्लीपनेस आ ही जाएगी। अब सब सो ही जाएंगे या सोने की पहली झपकी आई जाएगी। जैसे ही आपको स्लीपी फील हो, मतलब आपकी बॉडी जो डिमांड कर रही है कि अब मुझे नींद चाहिए, और जो बॉडी डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो 10:30, 11 बजे आप सो जाइए, और ये आपके पूरे दिन भर का स्केड्यूल कंप्लीट होता है। और अपनी 6-7 घंटे की नींद लेके वापस आप अपने 5 बजे उठिए, और ये का ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अगर ये सीक्वेंस या स्केड्यूल आप फॉलो करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये वो सीक्वेंस या स्केड्यूल है जो टॉपर्स बच्चे फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, है ना।
अच्छा, अब लास्ट बात जो मैंने बोला था आपको कि हमको क्या ऐसा करना है जो हमारी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं, है ना। तो मेरी तैयारी को मुझे बूस्टअप करना है, तो और मैं बूस्टअप करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो अपनी तैयारी बूस्टअप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बैक वाले क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल अभी तक कभी करे ही नहीं है ना, जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल अभी तक करे ही नहीं है और बोलता है कि सर मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं न्यूमेरिकल पढ़ पाऊँ, तो आपको जो एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन देख के, पहले अपन ने इसके बारे में स्ट्रेटजी बता रखी है आपको कि कैसे आपको सॉल्व्ड एग्जांपल और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करने होते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। तो आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो एनसीईआरटी होती है उसकी हेडिंग जो होती है, एनसीईआरटी हेडिंग आपको पता होगा, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे, ठीक है, जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाओगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी चार्ज एंड चार्ज प्रॉपर्टी, है ना, चार्ज के बारे में दे रखा है। तो आपको एनसीईआरटी की हेडिंग को रिकॉल करना है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहली टॉपिक क्या नाम दे रखा है, पहला टॉपिक क्या दे रखा है, अच्छा उस पहले टॉपिक में क्या क्या कंसेप्ट है वो आपको रिकॉल करना है बार बार। हो सकता है आपको पहली बार में या एक दो बार में आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़े, है ना, आप एनसीईआरटी अपने सामने लाके बैठो और पहले दिन जब आप कर रहे हो, 5 दिन तक लगातार करना है ना, आपको पहली बार जब बैठ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार मुझे हाँ जरूरत पड़ेगी, इसमें ये कंसेप्ट दे रखा था, ये फॉर्मूला दे रखा था, तो ये आपको मेमोराइज करना है, बार बार रिकॉल करना है ना। अपने शॉर्ट नोट्स, अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स रिकॉल करें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिकॉल करें, हेडिंग रिकॉल करें, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या फॉर्मूले थे, वो रिकॉल कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप वो करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे जाएगा, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको करनी है जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अच्छा सपोर्ट करेगी। और लास्ट में आपको जितना भी टाइम मिलता है उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस आप ये ध्यान में रखते हुए करना कि क्या वो मेरे सिलेबस में है, अपडेटेड सिलेबस में है या डिलीट हो चुका है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत कम टॉपिक है जो ऐसे डिलीट हुए हैं, कोई चैप्टर तो डिलीट हुआ नहीं है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये ना हो कि वो डिलीटेड पोर्शन में हो, तो आप ये देखते हुए सॉल्व कर देना कि ये मेरा डिलीटेड पोर्शन में तो नहीं था, और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं सारा आपका जो बूस्टअप करेगा लास्ट का टाइम में आपको रिवीजन को। और ये जो मैं कह रहा हूँ आपको लगभग 500 दिन ही ये स्केड्यूल फॉलो करना है, और आप अपना रिवीजन कम से कम 4 या 5 बार कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 70 आउट ऑफ 70 में से कुछ भी नंबर आपके घटे, 70 में से 70 पूरे मार्क्स आप ला सकते हो अगर जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई वो आप फॉलो करें। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो चाहे तो जहाँ से 1 शॉट रिवीजन या 1 शॉट वीडियो देख के एक बार ये पता कर ले कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर दो। अच्छा, फिजिक्स में सर इंपॉर्टेंट क्या होता है? फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, जो बार बार आ रहा है वही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मेरे से को पूछे सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा जब भाई तू इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है, तो गॉस थ्योरम पढ़ ले, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ ले, उसके डेरिवेशंस कर ले, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है उसका डेरिवेशन कर ले, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ले, और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कर ले, कैपेसिटर के क्या कर ले, न्यूमेरिकल कर ले, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पूछे कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद तो आपके ओम्स लॉ के वीआई ग्राफ है, ठीक है, वीआई ग्राफ पढ़ ले, वीआई ग्राफ पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है वो पढ़ लो, केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल कर लो, और व्हीटस्टोन ब्रिज कर लो। ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट हो गया। कोई मुझे बोला एमईसी में से क्या पढ़ना है, तो बायोसोवर्ट लॉ क्या होता है, बायोसोवर्ट की एप्लीकेशन पढ़ ले, उसके जो डेरिवेशन है वो कर लो, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ से सोलेनोइड का डेरिवेशन कर लो, गैल्वेनोमीटर पढ़ लो और उसका कन्वर्जन पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एमईसी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर मैग्नेटिज्म मैटर में क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको क्या करना है, मैग्नेटिज्म मैटर में, मैग्नेटिज्म और मैटर में डाया पेरा फेरो मटेरियल क्या होते हैं उनके डिफरेंस याद कर लो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपका इंपॉर्टेंट बन गया। कोई बच्चा बोले सर ईएमआई में क्या पढ़ना है, तो ईएमआई में क्या होता है, फेराडे लॉ, लेंज लॉ, है ना, और E इक्वल टू बालवीर वाला डेरिवेशन, बीएलवी, बालवीर में बोलता हूँ शॉर्ट में, बीएलवी वाला डेरिवेशन,
हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बनता है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। ये आपका ईएमएफ वाला चैप्टर हो गया जिसमें आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर एसी वाला में से क्या बनता है, उसमें आपको आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ना होता है, उसके रेजोनेंस की कंडीशन देखनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो और प्योर सी में 90 डिग्री आगे चलता है और प्योर एल में 90 डिग्री पीछे चलता है, ये प्रूफ करना वाले, ये इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। ई वेव्स में ई नोट बाय बी नोट का रेशियो सी होता है, वो आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का कन्वेक्शनल करंट के इक्वल होती है, ये प्रूफ कर लो बेटा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको पेपर में दिखेगी, भले आप जब पेपर हो जाए उसके बाद वीडियो पे कमेंट करके देखना कि हाँ सर ये चीज़ें तो आई थी। फिर रे ऑप्टिक्स थी, तो रे ऑप्टिक्स में आपको प्रिज्म प्लस टीआईआर 100% आएगा। आपको माइक्रोस्कोप कर लेना है, टेलीस्कोप कर लेना है, लेंस मेकर फॉर्मूला करना है, लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ लेना है। ये आपका रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट हो गया। वेव ऑप्टिक्स में आपका वाईडीएसी 100% आएगा, पर वाईडीएसी का डेरिवेशन तो है नहीं, तो अब मुझे उसके रिजल्ट याद कर लेने हैं। और वाईडीएसी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे फ्रिंज विथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। और जो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर रहे हैं वाईडीएसी के, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, है ना। हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, और उससे रिफ्लेक्शन का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। अगर मुझे पूछे डीएनएमआर में पूछे, तो डीएनएमआर में आपको क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, और अपन ने मैटर वेव में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसकी एक लाइन याद कर रही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपन अंडर 2m के अंडर 2m QV। तो वो एक लाइन याद कर ली, तो उसका जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट, है ना। सेमीकंडक्टर में से कोई पूछे तो पीएन जंक्शन पढ़ लीजिए। पीएन जंक्शन के बाद 100% आने वाला क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर पढ़ लेना है। रेक्टिफायर पढ़ने के बाद आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हैं वो पढ़ लेना है, ठीक है। न्यूक्लियर वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना है। प्रूफ दैट डेंसिटी का रेशियो क्या होता है, 1:1, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ लेना है, ठीक है। और एटम वाले में आपको बोर्स के पोस्टुलेट, और बोर के पोस्टुलेट से एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है। और लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। तो ये होता है फिजिक्स में इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है उसी को अपन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट कहते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट नाम से कुछ नहीं होता है, जो बार बार टॉपिक पूछे जा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं जो जो मैंने बताया वो आपके दिमाग में रहे, और आप उन सारी चीजों को फॉलो करें, तो आपको 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब जिन बच्चों के पास दिक्कत है कि सर हम सैंपल पर कौन से सॉल्व करें, तो इसके लिए मैंने आपको इसी पीडीएफ में आगे जाकर देखोगे तो मैंने आपको 3 या 4 पेपर आपको सैंपल पेपर दे रखे हैं। इसमें मैंने 2 तो फुल कोर्स के दे रखे हैं, एक जैसे जैसे आपका रिवीजन होता जाए, वैसे आप क्या करो बेटा, 25%, 75%, 100% सिलेबस के 3 पेपर हैं, ठीक है। फिर एक फुल कोर्स का पेपर दे रखे हैं। तो ऐसे मैंने 4 पेपर आपके सामने यहाँ पे इसमें दे रखे हैं, जो इसी के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप वो जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर आपने जो पहले अगर सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हो, तो आप ये क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और मान लो फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए इन क्वेश्चंस में, सर कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे या तो वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर क्या कर देना बेटा, हमारे पास रॉयल के जो आपके ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज डाल के आपसे मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपके फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके फिजिक्स के पेपर के बाद। तो फुल तैयारी करना, जैसा मैंने बताया वैसा करते रहिए, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।